brought to you by Kuku FM. Download the app now. ये कहानी साल 1996 के शुरुआती दिनों की है। अफगानिस्तान के सभी अहम प्रांत तालिबान के कब्जे में आ चुके थे। अब उनकी नज़र राजधानी काबुल पर थी और वहां पर कब्जे का मतलब सत्ता पर एकाधिकार। जनवरी 1996 तक तालिबान काबुल को घेर कर बैठ चुका था। तालिबान ने गुलबुद्दीन हिकमतयार के गुट को पहले ही राजधानी से खदेड़ दिया था। अब ये एक नया नाम आ गया, हिकमतयार। उसे काबुल का कसाई कहा जाता था और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला था, इसके पीछे वाजिब कारण भी थे। एक कहानी बहुत मशहूर है गुलबुद्दीन हिकमतयार की कि जब भी काबुल में कैबिनेट मीटिंग का ऐलान होता, हिकमतयार के रॉकेट मीटिंग वाली जगह पर गिरने लगते। थोड़ी देर के बाद हमला रोक दिया जाता। फिर गुलबुद्दीन हिकमतयार अपने काफिले के साथ मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचता। वो सरकार में शामिल नहीं था, लेकिन वहां सबसे मजबूत आवाज उसी की होती थी उस कथित कैबिनेट मीटिंग में, और उसकी किसी बात पर नानुकुर होती तो वो चुपचाप वापस लौट जाता और लौटने के कुछ ही मिनट बाद काबुल पर फिर से बम की बारिश होने लगती। 1992 से 1995 के बीच हिकमतयार के हिज़्ब इस्लामी गुट ने कम से कम 50,000 लोगों की हत्या की। इस दौरान आधा काबुल शहर बर्बाद हो चुका था। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद तालिबान के आगे उसकी एक नहीं चली। हिकमतयार को खदेड़ने के बाद तालिबान चौड़े में था। उन्हें काबुल में अपनी जीत का पूरा भरोसा था, बस मौके का इंतजार था। समय जैसे स्थिर हो गया हो। तभी एक दिन तालिबान के अड्डे में हड़कंप मचा, क्योंकि एक व्यक्ति तालिबान के नेताओं से बातचीत करने पहुंचा था। दरवाजे पर उसे रोका गया, लेकिन जब उसने अपना नाम बताया तो सब अवाक रह गए। वो शख्स था अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद। सोवियत के साथ लड़ाई में मसूद मुजाहिदीन बनकर आया था। उनकी बहादुरी की कस्में खाई जाती थी। कहते हैं कि सोवियत सेना 9 बार पंजशेर यानी 5 शेरों की घाटी, पंजशेर घाटी में घुसा सोवियत संघ, लेकिन हर बार हार कर लौटना पड़ा। वही मसूद पंजशेर घाटी का अकेले बिना किसी सिक्योरिटी के तालिबान के गढ़ में पहुंच गया। पंजशेर काबुल से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। 5 शेरों की उस घाटी का बेताज बादशाह था अहमद शाह मसूद। क्यों आया था वो तालिबान के खेमे में? कुछ जरूरी बातें करने, अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर, इस्लामिक शासन को लेकर और शांति को लेकर। मसूद ने कहा, तुम लोग अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन चाहते हो, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरा बस इतना कहना है कि अब और खून खराबा नहीं, हम साथ मिलकर सरकार चला सकते हैं। ऐसी सरकार जो उदार और विदेशी प्रभुत्व से परे हो। अहमद शाह मसूद 2 घंटे तक समझाते रहे। उन्होंने अलकायदा और दूसरे आतंकी संगठनों को पनाह देने पर भी सवाल उठाया, लेकिन ये सारी बातें तालिबानी नेताओं के सर के ऊपर से निकल गई। उन्हें कठमुल्लाओं वाला सदियों पुराना विकृत धार्मिक शासन लाना था, तो बात न बननी थी न बनी। फिर मसूद लौट आए। उनके चेहरे पर निराशा थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इनके साथ शांति की बात करने का कोई मतलब नहीं। अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो हम अपना सर झुका लें या संघर्ष करते हुए शहीद हो जाएं। अहमद शाह मसूद ने संघर्ष का रास्ता चुना। काबुल पहले से ही तबाह था। अफगान सेना लगातार चल रही लड़ाई से ऊब चुकी थी। तालिबान को ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। 27 सितंबर 1996 को नजीबुल्लाह की हत्या के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह मसूद अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ तब तक अपने गढ़ पंजशेर चले गए और वहां से उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस का गठन किया। उन्हें ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत समेत कई देशों का सपोर्ट भी मिला। ये तालिबान विरोधी लड़ाकों का गुट था। बाद में इसमें कई और मुजाहिदीन लीडर भी साथ आए। पंजशेर नॉर्दर्न अलायंस का मुख्यालय बना। ये एक अजेय किला था। जब तालिबान अपने पूरे शबाब पर था, तब भी वो पंजशेर को नहीं जीत पाया। और जब 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब उन्होंने भी नॉर्दर्न अलायंस को अपना पार्टनर बनाया। तालिबान की हार के बाद इस गुट को भंग कर दिया गया और इसके नेताओं में से कई बाद में सरकार में शामिल हुए। पर प्रश्न ये है कि आज इस कहानी को क्यों सुनाया जा रहा है? दरअसल 25 साल बाद अफगानिस्तान उसी मुहाने पर खड़ा एक बार फिर से दिख रहा है। काबुल की कुर्सी पर तालिबान बैठा है। अफगानिस्तान के लगभग सभी प्रांत उसके कब्जे में हैं, एक पंजशेर को छोड़कर। वहां एक बार फिर से तालिबान विरोधी मोर्चा पनप रहा है। उन्हें बंदूक के दम पर छीनी गई सत्ता स्वीकार नहीं। वो इसे चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं और इस गुट को नॉर्दर्न अलायंस 2.0 का नाम दिया जा रहा है। एक दिलचस्प बात आपको और बताता हूं।
इस बार के नॉर्दर्न अलायंस की कमान संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि अहमद शाह मसूद का इकलौता बेटा अहमद मसूद है। तो आज हम क्या समझेंगे नॉर्दर्न अलायंस की पूरी कहानी, इस गुट को सपोर्ट कहां से मिल रहा था, इस दफा की नॉर्दर्न अलायंस में कितना दम है, और एक फैक्ट चेक भी करेंगे तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। वैसे आप हमारी वेशभूषा भी देख रहे हैं, थोड़ा बालकों जैसा दिख रहे हैं आप, कभी कभी हमको भी छूट मिलनी चाहिए। शुरुआत इतिहास से करते हैं। फरवरी 1989 में अंतिम सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से निकल गया और इसके साथ ही 10 साल लंबे सोवियत अफगान युद्ध का औपचारिक अंत हो गया। बीते दिन की दुनियादारी में हमने आपको विस्तार से इस युद्ध की शुरुआत की कहानी बताई थी, लेकिन ये जो लड़ाई बंद हुई वो बाहरी मोर्चे पर बंद हुई, अंदर आग अभी बाकी थी। उस समय अफगानिस्तान पर कम्युनिस्ट नेता मोहम्मद नजीबुल्लाह का शासन चल रहा था। सोवियत संघ बाहर रहकर भी उन्हें मदद मुहैया करवा रहा था। मुजाहिदीन थे जो सोवियत का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते सोवियत को जाना पड़ा। वो अभी भी नजीबुल्लाह को गद्दी से उतारने के लक्ष्य से डिगे नहीं थे, लेकिन सोवियत सपोर्ट के चलते वो पूरी तरह से जीत नहीं पा रहे थे, मात खा रहे थे। लेकिन दिसंबर 1991 में उन्हें भी ओपनिंग दिख गई, क्योंकि इस वक्त सोवियत संघ का विघटन हो गया और जब रूस बना तो उसके पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने नजीबुल्लाह सरकार को दी जा रही मदद बंद कर दी। नजीबुल्लाह को अंदाजा हो गया कि अब सत्ता में टिके रहना मुश्किल है। 16 अप्रैल को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुजाहिदीन काबुल तक पहुंच गए। बात सत्ता के हस्तांतरण पर टिक गई। उसी समय गुलबुद्दीन हिकमतयार और अहमद शाह मसूद के बीच भी एक दिलचस्प टकराव हुआ। मसूद का कहना था कि सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद में कई गुटों ने हिस्सा लिया, इसलिए सत्ता में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वहीं हिकमतयार का मानना था कि वो अकेले काबुल की गद्दी पर बैठने के काबिल है, उसे कुर्सी का बंटवारा पसंद नहीं था। मसूद सरकार बनाने पर सहमति बनने के बाद ही काबुल में घुसना चाहता था, लेकिन हिकमतयार को अपनी शक्ति का घमंड था। उसने कहा, मैं तलवार के दम पर काबुल जीतूंगा, कोई रोक सके तो रोक ले। ये सुनकर मसूद नाराज हो गए। उन्होंने हिकमतयार से कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं आम लोगों की तरफ से खड़ा मिलूंगा, यानी तुम्हें लोगों से पहले मुझसे टकराना होगा। खैर, बात मसूद की ही रखी गई। 24 अप्रैल 1992 को पेशावर में संधि हुई और अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन। इस अंतरिम सरकार में सिबघतुल्लाह मुजाहिदी को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया, अहमद शाह मसूद को रक्षा मंत्री और गुलबुद्दीन हिकमतयार उसे प्रधानमंत्री का पद दिया गया, और उसे छोड़कर बाकी सभी मुजाहिदीन लीडर्स ने इस समझौते पर दस्तखत भी कर दिए। हिकमतयार का गुस्सा कायम रहा। वो तालिबान के आने तक काबुल में तबाही मचाता रहा और उसके बाद 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। लेकिन उस वक्त उनकी सरकार को सिर्फ 3 देशों ने मान्यता दी थी, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब। वहीं मसूद वाली अंतरिम सरकार यानी नॉर्दर्न अलायंस को अधिकतर देशों का समर्थन था। नॉर्दर्न अलायंस के आधिकारिक मुखिया थे अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी। रब्बानी 33 देशों में अफगानिस्तान का दूतावास भी चला रहे थे। सीधी लड़ाई जिसकी जिम्मेदारी थी तालिबान की तरफ से तालिबान लड़ाकों पर और नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से अहमद शाह मसूद पर, ये चलती रही। मसूद के पुराने दुश्मन भी एक एक कर उनके साथ आ गए, मसलन अब्दुल रशीद दोस्तम और हेरात के पूर्व गवर्नर इस्माइल खान, उन्होंने भी मसूद से हाथ मिला दिया। उधर अहमद शाह मसूद अपने लड़ाकों के साथ पूर्वोत्तर अफगानिस्तान की पंजशेर घाटी में ठिकाना मजबूत कर चुका था और इधर तालिबान उसको सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था। यानी एक बार फिर संघर्ष शुरू हो चुका था नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच। कभी ये भारी पड़ते तो कभी वो। हालांकि तालिबान कभी पंजशेर घाटी को नहीं जीत पाया। मसूद लगातार तालिबान को नुकसान पहुंचाता रहा, पर किसी भी तरफ से कोई निर्णायक पल नहीं आया। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब मसूद तालिबान के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा था तो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कहां से मिल रहा था। हमने आपसे कहा, भारत, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, तुर्की और ताजिकिस्तान से। पूर्व विदेश मंत्री हमारे देश के जसवंत सिंह, उन्होंने अपनी किताब अ कॉल टू ऑनर में लिखा है कि भारत और नॉर्दर्न अलायंस के रिश्तों की कहानी बहुत लंबी है, इसे दर्ज किया जाना बाकी है। तालिबान से लड़ाई के बीच में मसूद दिल्ली भी आए थे 4 दिनों की यात्रा पर। हालांकि इस टूर को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि तालिबान और आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हमेशा मसूद की हत्या का मौका तलाशते रहते थे। मसूद का गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि पाकिस्तान तालिबान को सीधा सपोर्ट कर रहा है और दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के लिए वहां पर ट्रेनिंग हो रही है।
ये अफगानिस्तान की धरती का अतिक्रमण था। इसके अलावा तालिबान सुन्नी इस्लाम को मानता है, उसके अलावा किसी भी पंथ को मानने वाले लोगों को देखना नहीं चाहता, जबकि नॉर्दर्न अलायंस में हर पंथ के लोग थे, पश्तून से लेकर शिया हजारा तक। ऐसे में अहमद शाह मसूद क्या करता था? वो कपड़ों से लेकर हेलीकॉप्टर तक की मदद लेता था अपने सहयोगियों से, लेकिन कभी भी विदेशी आक्रमण की इजाजत नहीं देता था। अहमद शाह मसूद का कहना था कि हम पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें मदद दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। इस प्रण की एक कहानी भी है बड़ी दिलचस्प सी। 22 सितंबर 1998 की है। मज़ार शरीफ स्थित ईरानी दूतावास पर तालिबानियों ने हमला कर दिया। इसमें ईरान के 10 डिप्लोमेट और एक पत्रकार की हत्या हुई। गुस्साए ईरान ने लगभग 1 लाख सैनिकों को अफगानिस्तान की सीमा पर खड़ा कर दिया। ईरान अंदर घुसकर तालिबान पर हमले के लिए तैयार था। तब मसूद ने उन्हें समझाया कि आप सोवियत संघ वाली गलती मत करो, हम हैं, हम देखेंगे, आप हमारा साथ दो। और ये सुनकर ईरान ने सेना जो बॉर्डर पर जमावड़ा था वहां से कम कर लिया। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान तालिबान सरकार का समर्थन क्यों कर रहा था? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के शामिल होने की बात तो स्वीकारी ही थी, पर यह भी कहा था कि हम भारत के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना चाहते थे। असलियत क्या थी? पाकिस्तान 1980 के दशक से अफगानिस्तान में था, पहले मुजाहिदीनों के साथ और फिर तालिबान का हाथ पकड़कर। आतंकवादी संगठन अलकायदा की स्थापना भी पाकिस्तान के पेशावर में हुई थी, और वो भी 1988 में, यानी कि तालिबान के बनने से पहले। तालिबान के लड़ाकों में अधिकतर वो लोग शामिल थे जिनकी शिक्षा दीक्षा पाकिस्तान के मदरसों में हुई थी। इन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने ट्रेनिंग दी थी। ये बात कई खुफिया रिपोर्ट्स में साफ लहजे में लिखी थी। इसके बावजूद अमेरिका कभी पाकिस्तान पर जरूरी दबाव नहीं बना पाया, और नतीजा 9/11 का हमला, 3000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों की मौत। ISI समर्थित आतंकवादियों ने 1990 के दशक में इस 9/11 के हमले से पहले भी कई विदेशी दूतावासों पर हमला किए थे। यहाँ तक कि अहमद शाह मसूद ने भी पाकिस्तान और लादेन को लेकर चेतावनी जारी की थी, जिसके बारे में हमने आपको कल के दुनियादारी में बताया। जाहिर है अमेरिका ने इस पर अमल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। नॉर्दर्न अलायंस, इसकी बात करें तो उसने तालिबान के एकाधिकार को रोक कर रखा और ये साबित भी किया कि बंदूक के दम पर छीनी गई सत्ता का विरोध जरूरी है। काबुल से भगाए जाने के 20 साल बाद तालिबान की अब सत्ता में वापसी हो गई है, और इसी के साथ वापसी हो रही है नॉर्दर्न अलायंस की एक नए रूप में। पुराना गुट एक बार फिर से जुट रहा है उसी पंजशेर घाटी में, जहां से अहमद शाह मसूद विरोध का बिगुल फूंकते रहे, और इस बार उसकी पहल उनके बेटे अहमद मसूद ने की है। उनके साथ हैं अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह। पंजशेर में लगातार बैठकें चल रही हैं। कई मुजाहिदीन नेता अपने लड़ाकों को इकट्ठा करने में जुटे हैं। अहमद मसूद ने कहा है कि अगर तालिबान शांति के लिए तैयार नहीं हुआ तो मुजाहिदीन एक बार फिर से हथियार उठा लेंगे। अफगानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद मसूद का एक बयान आया। इसके मुताबिक अगर इस मसले का हल लड़ाई से निकलता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम मुजाहिदीनों के सुझाव और लोगों के सहयोग से अपनी तैयारी करेंगे। हम एक ऐसी इस्लामिक व्यवस्था लाना चाहते हैं जो आम जनता की बुनियादी मांगों के पक्ष में खड़ी रहे। अहमद मसूद के साथ, जैसा हमने आपको बताया, उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी हैं। 17 अगस्त को उन्होंने ट्विटर पर इसका ऐलान भी किया। लिखा कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति सर्वोच्च नेता होता है, यानी सालेह ने खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान का जो दूतावास है, वहां से भी अशरफ गनी की तस्वीर हटा दी गई और उनकी जगह सालेह की फोटो लगा दी गई। सालेह ने यह भी कहा था कि अमेरिका को भूल जाइए, ये लड़ाई हमारी है और हम तालिबान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सालेह के बारे में अगर आपको उत्सुकता हो तो कुछ और बता देता हूं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो अफगानिस्तान की सीक्रेट सर्विस के मुखिया थे और उससे पहले विदेश मंत्रालय संभाल चुके थे। फर्स्ट नॉर्दर्न अलायंस में भी वो अहम भूमिका निभा चुके हैं। नॉर्दर्न अलायंस का एक मुख्यालय ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ करता था। 1997 में सालेह को वहां लाइजन ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया था। अहमद शाह मसूद से मिलने वाले विदेशी अधिकारियों को पहले सालेह से होकर गुजरना पड़ता था। अगर नॉर्दर्न अलायंस 2.0 अस्तित्व में आता है तो उनका अनुभव बहुत काम आने वाला है। और इस बार नॉर्दर्न अलायंस को कौन सपोर्ट करेगा? अफगानिस्तान से भारत के बहुत सारे हित जुड़े हैं। जानकारों का कहना है कि भारत को उनका सपोर्ट करना चाहिए। इस बार तालिबान की सरकार को कई बड़े देश मान्यता भी दे सकते हैं, कुछ दे ही चुके हैं, जैसे पाकिस्तान, रूस और चीन। अगर अफगानिस्तान से भारत की उपस्थिति खत्म हुई तो वो जमी भारत में आतंकी हमलों का लॉन्च पैड भी बन सकती है। हमने IC-814 का सबक अभी याद रखना है। कई और भी देश हैं जिन्हें तालिबान के आने से खतरा महसूस हो रहा है, हालांकि अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान
नहीं आया है। तो भारत को ना तो अभी तालिबान से चैनल पूरी तरह बंद करना है और ना ही नॉर्दर्न अलायंस को अधर में छोड़ देना है। अफगानिस्तान में आगे स्थिति दिलचस्प दिख रही है। कुछ दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं अफगानिस्तान के लोगों और उनके भविष्य के लिए। अब एक फैक्ट चेक भी कर लेते हैं तालिबान के दावों का। काबुल पर कब्जे के बाद 17 अगस्त को तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई लुभावने दावे किए। उनमें से कुछ की हम सच्चाई बता देते हैं। पहला दावा कि महिलाओं को शरिया कानून के हिसाब से सभी अधिकार दिए जाएंगे। सत्य क्या है? 18 अगस्त की CNN की रिपोर्ट है, जुलाई 2021 की घटना के बारे में, जब तालिबान ने अलग अलग इलाकों में हमले शुरू किए। फरियाब प्रांत में आधी रात को लगभग 15 तालिबानी एक घर में पहुंचे। सबके लिए खाना बनाने को कहा। अंदर मौजूद महिला ने कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास खुद के खाने के लिए नहीं है, इतने लोगों के लिए खाना कैसे बना पाऊंगी। तालिबानियों ने 3 बार दरवाजे पर इसके बाद दस्तक दी। चौथी बार में दरवाज़ा तोड़ दिया और उस महिला को बंदूक से पीट पीट कर मार डाला। दूसरा दावा तालिबान ने किया कि हम दुनिया को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सत्य क्या है? 17 अगस्त को तालिबान ने बामियान में हज़ारा समुदाय के नेता अब्दुल अली मज़ारी की मूर्ति को बम से उड़ा दिया। तालिबानी हज़ारा मुस्लिमों को दोयम दर्जे का मानते हैं, उनकी हत्या से परहेज नहीं करते। आप तालिबान के अफगानिस्तान में हज़ारा मुस्लिमों के भविष्य की इस बात से कल्पना कर सकते हैं। तीसरा दावा कि अब अफगानिस्तान नारकोटिक्स फ्री देश होगा। ये भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा जोक है। जिनकी रोजी रोटी ही चलती हो अफीम की खेती से और उसकी बिक्री से, वो ये कह रहे हैं नारकोटिक्स फ्री देश। सच्चाई क्या है? जब तालिबान सत्ता में नहीं था तब भी उसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा अफीम की खेती थी। अरबों रुपए का धंधा उनके संरक्षण में चल रहा था। क्या तालिबान अपनी सदाबहार कमाई को छोड़ देगा? भरोसा करना मुश्किल से भी ज़्यादा मुश्किल है। चौथा दावा कि अफगानिस्तान की धरती को किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इसका दुनिया को भरोसा देते हैं। अगर ये सत्य है तो तालिबान ने बगराम समेत कई जेलों से IS के आतंकवादियों को क्यों छुड़ाया? उनका क्या किया जाएगा, इसका जवाब नहीं है। तालिबान के ऐसे दावे और भी हैं जिन्हें उनके ही कृत्य झूठा साबित करते हैं। आज का दुनियादारी इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, ये उम्मीद है। विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।